कति पेज 602 न्यूमेरिकल नंबर कति रशीद आई वर्किंग करते करते कभी दुनिया तो चले भी जाना असी। अच्छा जी हाँ कल ही वर्किंग 2 मेरे ख्वाब च आई है, पोर्शनमेंट नहीं हो रही सी मेरे को। पढ़ लिया कर, फिर मैं क्या सी पढ़ लिया कर। परचेज फ्रॉम इन कलूड इन कलूड इन कलूड इन कलूड 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 कलूड। तो चारों फिगरों में ही मसला है फिर तो। इसमें भी मसला है, इसमें भी मसला है। ये फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम परचेज होती है। ये 2 है, इसमें भी मसला है, इसमें भी मसला है। सारे ही अंदर रखियो थोड़ा जहा करके ना, मैं कहना सारे थोड़ा थोड़ा अंदर रख लो। छोटे शुरू कर सवाल। जी कितनी है परचेज भालू? ये तो रजिस्टर्ड की हो गई, हद होगी। कितने नस रहे हो तुसी? परचेज फ्रॉम कितना? 60। किन्नी? 220। किन्नी? 40। नोट तलें बोले तलिया। क्या क्या मतलब? फिर क्या कहना चाह रहे हो आप? नीचे रजिस्टर लिखा हुआ है तो अनरजिस्टर्ड कर दो। क्या बात है? तो बातें हैं, खुद समझ आया करो, बड़े हो गए हो। ओके चलें जी आगे। Wait a minute. Oh, that's real difficult for me at least. To wait a minute because I have an appointment at 2:30. Okay. Next. जल्दी नोट कर। ये परचेजेस रजिस्टर्ड वाली हैं। Purchase from registered supplier include wires and cables which were used in repair of machinery. तो कोई नहीं, परचेज में तो इसको पड़ा रहने दें, परचेज की खैर है। अब मेरे ख्याल से वैसे आई कैप को करना ये चाहिए था। इस सवाल में ना माय डियर, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने क्लास में बताई नहीं हुई, एक दो थोड़ी अजीब सी एडजस्टमेंट्स हैं, ये जिन दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया। मतलब ये कि इनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इन चीज़ों की जैसे टेंशन नहीं लेनी होती तो और ये क्या चीज़ें आ गई। तो असल में मसला पता क्या होता है, कोई एक दो चीज़ ऐसी आ जाए ना तो वो बच्चा अगले पूरे सवाल में ही परेशान रहता है, हालांकि सारा स्क्रैप भरा हुआ सवाल के अंदर। कोई एक दो चीज़ ऐसी आती है, बस ठीक है, अब क्या करें उसका। तो मेरे ख्याल से ये आई कैप को वायर्स एंड केबल्स को मशीन में डाल के करना चाहिए, क्योंकि ताकि 90% के रिस्ट्रिक्शन से ना गुजरे। लेकिन इसको तस्वीर खींच दो भाई, इसको ईमेल भेज देते हैं, पता नहीं एक दो सालों से भेजना चाह रहे हैं, नहीं भेज सके। ईमेल भेज के पूछ लेते हैं। उसने इसको नॉर्मल परचेज में ही रखा हुआ है, तो हालांकि इसको मशीन की केबल है तो बेहतर है कि इसको 90% रिस्ट्रिक्शन वाले से ना गुजारे। मशीन का फ़ायदा यही होता है ना कि 90% रिस्ट्रिक्शन से नहीं गुजरता, लेकिन आई कैप ने इसको उधर ही रखा हुआ है, तो फिलहाल आप भी इधर ही रख लें। लेकिन बेहतर है प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए माइनस करके
दोबारा ऐड कर दें 6 × 18%, ज़रा अलग से शो हो जाएगा। परचेज ऑफ वायर्स कितना 1, नीचे नहीं यार, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो उसने किया नहीं हुआ। अब उससे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी राय तो वैसे यही है कि नीचे जाना चाहिए था 1। मैं जो मसला डिस्कस कर रहा हूँ कितने लोगों को समझ आ गया है? ये इनपुट मशीन में मैं डालना चाह रहा था तो मैंने ऊपर ही रखा है इसको। आगे चलें, हो गया। इसका क्या करना है भाई? अनरजिस्टर्ड बंदों से चीज़ें जो खरीदी हैं उसमें कॉटेज इंडस्ट्री से खरीदी हैं तो कितना टैक्स पे किया होगा? देखिए कॉटेज इंडस्ट्री से आप चीज़ें खरीदने जाएं तो वो तो रजिस्टर ही नहीं है बेचारी, तो उससे आपने कितना टैक्स पे किया होगा? 0। तो जब आप परचेज करने जाएं कॉटेज इंडस्ट्री से तो आप कोई चीज़ खरीदने जाएं, वो कहेगी मैं छोटी सी इंडस्ट्री, मैंने क्या टैक्स लगाना, तो ये परचेज मेरी डेड होगी। अनरजिस्टर्ड में पड़ी हुई है माइनस परचेज फ्रॉम ऑफ रुपीज, करना तो इसको भी डेड है, ऊपर वाले 60 ने भी डेड ही होना है, आपको पता है ना, ऊपर वाले 60 ने भी डेड ही होना है, लेकिन फॉर बेटर प्रेजेंटेशन प्लीज शो इट लाइक दिस। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट बी के लिए अगला सफ़ा बना लें, वो जो पिछली क्लास की तरह बनाया था। पता नहीं सवाल में रिक्वायरमेंट बी भी डाली हुई है ड्रामे ने, क्या डाला हुआ है इसमें? स्टेट द रीजंस फॉर योर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एक्सक्लूजन्स, जिन चीज़ों को आप एक्सक्लूड करें कैलकुलेशन में उनकी रीजंस दो। अच्छा इधर देखिएगा, आप एक ही गो में दे आइएगा। परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ ₹14 एंड परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ ₹60 - 14 इज इनएडमिसेबल, या इनपुट इज इनएडमिसेबल, या परचेज इज इनएडमिसेबल। तो लिख के आ जाए, परचेज फ्रॉम कॉटेज, इनपुट ऑन परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री of 14 and purchase from unregistered person of 60 - 40. 60 - 14 is inadmissible. किन के बारे में ये लिख के आना है? जिनके आगे क्या डाल रहे हैं? डैश डाल रहे हैं। दोनों लाइनें अलग अलग भी लिख के आ सकते हैं। डन, लिख लिया? कुछ नहीं लिखा? अच्छा चलें, कह रहे हैं चलें आगे, सीए करें। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, भाई ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको क्लास में भी देना था, तो आप मुझे इसका जवाब खुद ही दे दें कि जब दुकानदार के पास आप चीज़ लेके जाएं वारंटी के अंदर और वो चीज़ ख़राब हो जाए, दुकानदार आपको बेचे वो दोबारा, तो दुकानदार क्या सेल बुक करता है या सेल ऑलरेडी उसने बुक कर ली होती है? तो वारंटी के अंदर जब चीज़ आप लेके जाएं तो बेसिकली दुकानदार 2 एंट्रीज करता है, एक पुरानी चीज़ की सेल रिटर्न बुक करता है और एक नई चीज़ की सेल करता है। ऐसा ही है ना, पुरानी चीज़ वापस आ गई, बाकी उसकी ख़राब चीज़ है वो इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर मसले हैं, उसको हमें नहीं देखना, हमने सेल अकाउंट के अंदर मसले देखने हैं। जब आप चीज़ उससे वापस दे के जाएंगे तो क्या होगा? पुरानी चीज़ सेल रिटर्न होगी और वारंटी में जो नई चीज़ मिलेगी उसकी सेल रिकॉर्ड करेगा। तो इसके लिए टैक्स वाले कहते हैं कि अगर थ्योरी में सवाल आ जाए कि वारंटी के अंदर चीज़ें बेची तो इनकी वीओएस क्या है, तो जवाब दें आए गुड्स अंडर वारंटी आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। वाई? क्योंकि एक चीज़ वापस आ रही है वो सेल रिटर्न अकाउंट में जाएगी, दूसरी चीज़ बिक रही है वो सेल अकाउंट में जाएगी, तो ओवरऑल क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए गुड्स अंडर वारंटी आर नॉट टैक्स। अभी अब मैं ये नोट डलवाऊंगा अभी पार्ट बी में जाके, तो अंग्रेजी लिखवा दूंगा अभी इसकी। तो इसलिए भाई टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड ऑटो पार्ट्स ऑफ 5 मिलियन विच वर सोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो डिफेक्टिव निकले थे अंडर वारंटी। तो आप बताएं ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें जो बेची हैं क्या ये सेल में डाल लें, या बेसिकली एक चीज वापस भी आ रही है मेरे पास तो उसकी सेल रिटर्न हो रही है, इसकी
तो फिर ये सेल में अगर डालेंगे तो पहले भी सेल रिकॉर्ड कर ली हुई, आप भी सेल रिकॉर्ड कर लेंगे तो डबल सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इसलिए वारंटी वाली चीजों को सेल में नहीं डालते। अगर डली होंगी तो निकाल देंगे। तरीका देखें, माइनस, बोले -5, और क्या लिखें, बोले 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 क्या लिखें, सेल अंडर वारंटी, और आगे क्या डालें, डैश। कितने की रुपीस, लेकिन आगे डैश डालें। अब पार्ट बी में जाके लिखें, गुड्स सोल्ड अंडर वारंटी आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सेल है या नहीं है, पड़ी हुई है, वो कह रहा है, क्या करें फिर, लड़ें और निकालें, अब क्या कर सकते हैं। और अगर पड़ी ना होती तो बस फिर इग्नोर करते फिर। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड ऑटो पार्ट्स ऑफ 4 million विच वर विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। जो ओनर किसके लिए ले गया है, engaged in the business of manufacturing of auto parts, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो पार्ट्स का कारोबार कर रहा है। कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो पार्ट्स का काम कर रहा है। तो याद है एक चीज पड़ी थी, सप्लाई मीन्स पुटिंग टू प्राइवेट यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, प्रोड्यूस क्या किए हैं, ऑटो पार्ट्स, और लेके कहां चले गए हैं। तो ये क्या है, हमारी बिजनेस की सब, यार सप्लाई में पड़ी हुई है, लेकिन प्लीज थोड़े से बड़े हो जाएं, निकाल के दोबारा जरा शो कर दें अच्छा सा करके। कितनी है, 4। सप्लाई पर्सनल यूज के लिए कितनी, तो कुछ नहीं होता, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, कंपनी बैठी है, आपके परेशान हो रही है। आगे चलें, तो जो हजरात लेट आए हैं, मैंने बताया था ये जो स्काई ब्लू वाली 2 एडजस्टमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा सारे सवाल के अंदर स्क्रैप छुपा हुआ है, तो वो कोई मुश्किल है ही नहीं। अब ये एक मुश्किल और अजीब सी एडजस्टमेंट उसने डाली, इसको नहीं डालना चाहिए था, लेकिन अब ठीक है उसने डाल लिया, तो हम भी डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्ट्री इंजीनियर जो है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रॉ मटेरियल घर लेके चला गया है। मेरे भाई ये सप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये ऑटो पार्ट्स घर लेके जाता फिर सेल होती, ये प्रोड्यूस करके लेके जाएं तो फिर ये होती है सेल। प्रोड्यूस चीज घर लेके जाएं, ये प्रोड्यूस चीज घर नहीं लेके गया, ये रॉ मटेरियल ही घर लेके चला गया है। ये रॉ मटेरियल जाके परचेजेस में डेड करें, क्योंकि ये बिजनेस की परचेज नहीं रही, ये आपके बिजनेस की परचेज ही नहीं है। आगे आपने उससे पैसे लिए नहीं लिए, ये आपका और इंजीनियर का मामला है। जब ये रॉ मटेरियल खरीदा होगा तो परचेजेस में आप डाल चुके होंगे। अब करना क्या है वो अलग बात है, फिलहाल सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ के बताएं, इज इट अ सप्लाई और नॉट, व्हाई इट इज नॉट सप्लाई। क्या मैं कह सकता हूं पुटिंग टू प्राइवेट यूज ऑफ गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी और दे वर स्टिल रॉ मटेरियल। सो दैट वाज बिट, यानी कि ये कॉन्सेप्ट था डीप डाउन जाके कि, और ओनर क्या लेके जा रहा था घर में, ऑटो पार्ट्स, और हम क्या बना रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन वो क्या लेके जा रहा है भाई, एम्प्लॉय को, सीईओ को, किसी को भी सीईओ मुफ्त में चीजें दे दें, वो भी सेल में जाया करेंगे, लेकिन ये लेके क्या जा रहा है, इज इट, डज इट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई।
तो प्लीज सप्लाई से इसको निकालें बाहर, -2 गुड्स इंजीनियर जो घर ले गया। चलें लिख के आए पार्ट बी में जाके। Taking the raw material by employee for personal use does not fall under the definition of supply. For personal use by okay, done. Now it was an easy part of adjustment, but now I'm moving towards a tough part of adjustment. इतना तो आप कर सकते थे। Now I'm moving towards tough part, लेकिन इसके बाद आपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। अब ये जो मैं टफ पार्ट एडजस्टमेंट का बता रहा हूँ, इसको माइंड में अड़ा के अगली चीजें गलत नहीं करनी जो पेपर में आप करते हैं कि सर इस एडजस्टमेंट पे फंस गए थे, फिर अगली समझ आनी बंद हो गई है। तो द टफ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट इज कि इसकी परचेज भी डेड कर दें, लेकिन ये जम्पशन ली होगी शायद आई कैप ने कि ये परचेज इसी महीने हुई थी। अब इस महीने हुई है या जिस महीने मर्जी हुई है, परचेजेस में से इसको बाहर निकालें, क्योंकि जब ये रॉ मटेरियल परचेज किया होगा तो इसकी परचेज मैंने रिकॉर्ड की होगी, तो परचेज रिकॉर्ड कर लेना फिर मेरे लिए फायदा है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसकी परचेज रिकॉर्ड करना क्यों नहीं एक्सेप्टेबल? क्योंकि ऑब्वियसली ये रॉ मटेरियल जो है वो मेरा बारों बारी बाहर निकल गया। सेक्शन 8 में एक लाइन लिखी हुई थी, इनपुट नॉट अलाउड, उसमें लिखा हुआ था पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन वाली परचेज डेड करते हैं। किसी को याद है? सेक्शन 8 में एक लाइन लिखी हुई थी, टैक्स रेट नॉट अलाउड, पर्सनल या नॉन बिजनेस वाली कंजम्पशन को डेड करते हैं, इसलिए इसको परचेज में डेड करें। इस परचेज से ना निकालें, जरूरी नहीं इस महीने परचेज की हो, बस परचेज में से निकाल दें। अब इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू बताएं क्या है? 2, रॉ मटेरियल ऑफ 2 मिलियन। असल में ये है ही कॉस्ट। अब इसकी रॉ मटेरियल ऑफ 2, ये कोई इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, वरना असूली तौर पे कॉस्ट इसे देनी चाहिए थी अलग से। ये कॉस्ट ही है 2, और गलती से कहां डाल दी हुई थी? सेल में। सेल से क्यों निकाली? सप्लाई की डेफिनेशन कहती है ये प्रोड्यूस्ड गुड्स नहीं है। परचेज से क्यों निकाल रहे हैं? नॉन बिजनेस कंजम्पशन चीजों की क्या बन जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे आराम से, फिर आप लोगों को मैं ये बात रिवाइज करा दूंगा। फिलहाल मेरे कहने पे बस परचेज से निकाल दें, लेस नॉन बिजनेस कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, नॉन बिजनेस कंजम्पशन 2 इंटू 0.36। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आगे कुछ भी नहीं है। गुड्स ऑफ 32 मिलियन सोल्ड टू प्रे ट्रेडर्स। 10 दिनों में दे दो तो 2% डिस्काउंट दे देंगे, वैसे 30 दिनों तक तो दे ही जाना पैसे, और उसने 10 दिनों के अंदर लेके डिस्काउंट अवेल कर लिया। अब क्या करें? 32 पर डिस्काउंट निकालें, 10% और 3.2 का डिस्काउंट माइनस करें। जल्दी बताएं यार, बताया भाई ये 32 पर 10% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट, 2% मादरत, ये 10 डेज है ना, ये 2% है। 2% कितना? 0.64। ये कैश डिस्काउंट है क्या? ये माइनस करने की इजाजत है? नहीं। तो अब 32 तो सेल में पड़ा हुआ है,
तो मेरे ख्याल से 32 को ही पड़ा रहने दे, लेकिन बेहतर है -32 + 32 लिखाइएगा, वो मैं आपको मशवरा दूंगा, -32 + 32 लिखाइएगा, लेकिन इस तरह ना कीजिएगा। अगर ये होता ना ट्रेड डिस्काउंट तो मैं इस तरह करता, पूरी अमाउंट को निकालें और इधर लाके 32 - 2% ऑफ 32 डालें, अगर ट्रेड डिस्काउंट होता। लेकिन अभी ये कौन सा डिस्काउंट है? तो बस 32 की सेल को 32 पे ही पड़ा रहने दें, इसमें क्यों ना डिस्काउंट माइनस करें, जल्दी बताएं। कैश डिस्काउंट है, इनवॉइस पे भी मेंशन नहीं होता। एक्सेलेंट, इनवॉइस पे तो मेंशन होते नहीं ये डिस्काउंट, वो तो ट्रेड डिस्काउंट है। हो गया? क्यों नहीं मैंने माइनस किया 32 में से 10%, 2% कैश डिस्काउंट है। लेकिन एक आदत डालें कि जो भी चीज पड़ी है उसको निकाल के तरह अलग से दिखा दिया करें। टैक्सेबल गुड्स 2, टैक्सेबल गुड्स 2, तो ये क्यों, कौन सी साइड होती है हमारी? अच्छा, आज का सवाल अच्छा है, सेल भी हो रही है कॉटेज इंडस्ट्री को। थोड़ी देर पहले परचेज हुई थी, अब क्या हो रही है? सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री की तो डायग्राम बनवाई हुई है पूरी, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री की तो डायग्राम बनवाई हुई है माय डियर। परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री इग्नोर, और अगर कॉटेज इंडस्ट्री वाली हमारे पास आ जाए लेने के लिए चीजें, तो फिर हम दे आर नॉट लायबल टू बी, इसलिए उनको कितने की चीजें बेचेंगे? ओए होए, ये अनरजिस्टर्ड में पड़ी हुई हैं, उधर तो 4% फर्दर लग जाना है। कोई हाल बताएं, कहां से निकालें? माइनस और प्लस सेल टू, और अगर जगह कम पड़ जाए तो इसको ऐसे पकड़ के पेपर में नीचे कर लेंगे। अच्छा, ये मजा आया वैसे आज। बोलें सारे, परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री डेड, इनएडमिसेबल, परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री इनएडमिसेबल, एंड सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री इज। हम कॉटेज इंडस्ट्री के पास चले जाएं, टैक्स पे नहीं करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री हमारे से चीजें खरीदने आ जाए, हम उसे 118 की बेच देंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, रिवीजन के एतबार से ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रॉ मटेरियल ऑफ 25 million वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर इंसिडेंट एट फैक्ट्री, ऑल सच मटेरियल वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। अभी हमने पढ़ा था रूल नंबर 25, उसमें लिखा हुआ था कि अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ है मौजूदगी में एडिशनल कमिश्नर की और कमिश्नर से इजाजत लेके, ये दोनों अजम्पशंस लेंगे हम, लिख के नहीं आएंगे, ये ज्यूम करेंगे ऐसा हुआ है, तो इसका इनपुट डेड हो जाएगा, इसका इनपुट। अब इसका इनपुट आपने क्या करना है? डेड। अगर तो हमारी परचेज में पड़ा हुआ तो उधर से माइनस कर दीजिएगा, अगर ना पड़ा हुआ तो इग्नोर ना कीजिएगा, इसको डेड कराइएगा। इसका तरीका यह है कि इसको डेड कराने के लिए यहां से माइनस ना करें, यहां से माइनस कर दें। आज एक नई बात सुन लें, डिस्ट्रॉयड गुड्स का इनपुट डेड किया करना है फेस पे वर्किंग 1 में माइनस करके, और अगर परचेज में पड़ा हुआ सवाल करें तो फिर उधर से ही माइनस कर दीजिएगा। क्लियर? क्या लिखी हुई थी आखिरी लाइन? इनपुट ऑन डिस्ट्रॉयड गुड्स इज नॉट एडमिसेबल। बोलें कितने तरफ कितने? 4 पॉइंट, पोर्शनमेंट जरा नीचे हो जाए। ओके, डन। सो डेट इज ओल्ड कॉन्सेप्ट स्टडीड इन न्यूमेरिकल फॉर फर्स्ट टाइम। न्यूमेरिकल में हमने पहली दफा देखा डिस्ट्रॉयड गुड्स का इनपुट कैसे डेड करना है। परचेज में पड़ा तो परचेज में से माइनस कर दें, नहीं पड़ा हुआ तो
वर्किंग वन के फेस पर माइनस करें 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 इसको माइनस, इसी तरह तो डेड करेंगे, और कैसे डेड करें भाई? मोटरसाइकिल रेडी रखो, मोटरसाइकिल रेडी रखो, मोटरसाइकिल पे सैर करेंगे आज। ओके, रॉ मटेरियल ऑफ 26 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर्स, दीज मटेरियल वर परचेज्ड इन नवंबर, और हम किधर खड़े हैं? कोई दिन दुन गिनने की जरूरत नहीं, 180 80 हुकूमत को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, कोई दिन ना गिने, बस परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करें चुप करके, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करें, हुकूमत को फायदा नुकसान नहीं सोचना, वो तो तब सोचना है जब 180 दिन हो, अभी तो 2-3 महीने ही गुजरे हैं ना, नवंबर 2022 है और फरवरी 2023 है, तो ये मत सोचें कि हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, ये भी मत सोचें 180 दिन है या कोई नहीं है, जब 180 दिनों के अंदर अंदर गेम हो गई है तो कुछ ना सोचा करें, बस चुप करके परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करें, कराएं परचेज रिटर्न रिकॉर्ड, बोलें जी। 4.68, ये क्या रिकॉर्ड हो गई? परचेज रिटर्न। A sales tax invoice of 8 million dated 15 जुलाई 2022 was गलती से not recorded in sales tax return for the month of July 2022 and onwards। अच्छा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ सवाल में कि पैसे आए हैं या पैसे गए हैं, लेकिन लाइन पढ़ के मुझे बता दें आपको क्या लग रहा है, ये सेल्स टैक्स इनवॉइस सेल की है या परचेज की है? इशूड और रिसीट भी नहीं लिखा हुआ, बोंगस एग्जामिनर था, इशूड और रिसीट भी नहीं लिखा हुआ, क्या क्या ज़्यादा बेहतर अजम्पशन है, इसको सेल वाली साइड पे ले जाएं परचेज वाली साइड पे ले जाएं? सेल्स टैक्स इनवॉइस आमतौर पे फिर इशू ही होती है, आमतौर पे सेल्स टैक्स इनवॉइस हमने ही बनाई होगी ना, फिर तो इशूड ही समझ लेना चाहिए, डेट इज़ द वर्स्ट, यानी कि अंग्रेजी, या तो तुम ये बताते ना सेल्स टैक्स इनवॉइस वाज इशूड, लेकिन डेटेड से भी एक तरह की नहीं, डेटेड से चलो नहीं, डेट हमने ही लगाई होगी, ये तो खींचतान के मैं ऐसी लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गलती से सेल्स टैक्स रिटर्न मैंने डाली, ना जुलाई में डाली ना उसके बाद। मेरे भाई आज अब मुझे बताएं, भूला हुआ आउटपुट रिकॉर्ड करना है, भूला हुआ इनपुट नहीं है, ये भूला हुआ इसके लिए अगले 6 महीने नहीं है, इसके लिए हुकूमत को फायदा हो रहा है जब मर्जी। इसके साथ बड़ा बड़ा लिखें सिनेरियो नंबर 3। क्यों सिनेरियो नंबर 3 सर? किसी वजह से भी सेल्स टैक्स बढ़ जाए या वीओएस बढ़ जाए तो सिनेरियो कौन सा बनता है? 3। और सिनेरियो 3 में गवर्नमेंट को क्या होगा? क्योंकि मैं क्या हूं? सेलर। आउटपुट बढ़ेगा, बढ़ा दें। ये आउटपुट की फिगर है या इस पे? नहीं, ये तो सेल की फिगर है, तो इसको इधर डाल दें सेल में। सेल पे तो 718 नहीं लगाते। सेल ऑफ जुलाई, कोई 8वें महीने जाकर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, फरवरी में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतनी लेट क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं आफ्टर 180 डेज? गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? आपने देखे वो डेबिट क्रेडिट नोट का लफ्ज लिखे बगैर अब ये चीजें टेस्ट करने लग गया। डेबिट क्रेडिट नोट का लफ्ज नहीं लिख रहा, लेकिन परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, वैल्यू इज इंक्रीज, वैल्यू इज डिक्रीज्ड, ये क्या इंडिकेशंस है कि वही चारों सिनेरियोज हैं। आगे चलें। टैक्सेबल गुड्स ऑफ 19 मिलियन वर रिटर्न बाय कस्टमर, दीज वर सोल्ड इन जुलाई। सेल रिटर्न, आउटपुट, और यार सेल रिटर्न, सेल कम हो रही है ना, बस सेल रिटर्न से क्यों परेशान हो रहे हैं? सेल कम हो रही है, सेल कम होने से आउटपुट, जल्दी बताएं ना, आउटपुट कम होने से गवर्नमेंट को ये एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, सेल रिटर्न हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। 180 डेज गुजर गए हैं, मेरे ख्याल से जुलाई को जनवरी में पूरे हो जाएंगे 180। डेट नहीं दी उसने, लेकिन जुलाई के जनवरी में पूरे हो जाएंगे। और हम कहाँ खड़े हैं? फेब में। That is a beautiful question. Sale return.
रिक्वायरमेंट बी में जाएं, सेल रिटर्न विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ आउटपुट, सेल रिटर्न विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ आउटपुट, देयरफॉर this adjustment cannot be made after 180 days. Therefore, sale return will result in reduction of output. पता है ना आपको, आउटपुट कम हो रहा है, समझ आ रहा है? सेल रिटर्न हो रही है ना, तो सेल रिटर्न से जरा सोच के बताएं क्या होगा। सेल कम होगी, सेल कम होने से आउटपुट कम होगा तो गवर्नमेंट को, तो ये एडजस्टमेंट कितने दिनों में कर सकते हैं? तो जुलाई वाले जनवरी में दिन पूरे हो जाएंगे। वैसे इसको एग्जैक्ट डेट देनी चाहिए थी, जुलाई वाले जनवरी में दिन पूरे हो जाएंगे, तो इसलिए फरवरी में इसको रिकॉर्ड डन। जितना मुझे समझ आइए, ज़रा हाथ क्या करें, आउटपुट कम हो रहा है। अच्छा जी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आमतौर पे इनपुट दिया होता था, आज इस पे 18 लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1.2 या इनपुट ऑफ 1.2 बिल है, तो फिर इस पे तो 18% लगाना पड़ेगा। और अगर लिखा होता है इनपुट ऑफ 1.2, इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस में डालूं, परचेज में डालूं या मैं वापडा हूं सेल में डालूं? मैं तो नहीं वापडा, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं परचेज में डालूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना? 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.216। जी जी, ना करो ना, सिर्फ नहीं, अब निकाले, मैं क्या करूं। ये तो न्यूमेरिकल के फेस पे जाना है, अपॉर्शनमेंट की जरूरत नहीं है सवाल में, क्योंकि जीरो रेट और एग्जाम सेल नहीं है जी। 18% लगाएं। हाँ जी, अभी ना तस्वीर क्या, जो मैं सवाल का नंबर लिखने दो जी। 59.76 सेल, ये वाली तारें 177। चलो यार, अल्लाह हाफिज़। भाई पार्ट ए वाला सॉल्यूशन नहीं देखना, उसमें जो सुबह जो क्लास में सवाल किया क्वेश्चन नंबर 29, उसके सॉल्यूशन का पार्ट बी किताब से ना देखिएगा, जो मैंने आपको करवाया है वो सही है, उसके पार्ट बी में गलत लाइन लिखी हुई है, वो कटवानी है। बहरहाल आप तो मेरे वाला सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, अब किताब वाला देखने की ज़रूरत नहीं।